अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स, माइकल जैक्सन और सर्जी ब्रिन जैसे और भी बड़े बड़े मल्टी बिलियनियर्स एंड सेलिब्रिटीज। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के पीछे जो लोग थे उनका कहना है कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने फ्राइडे को जो सील्ड फाइल्स रिलीज की हैं उनमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ब्लैक यानी रिडेक्ट कर दी गई है। इसके अलावा यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 16 फाइल्स जो लेट डिस्क्लोज की गई थी जहां उन्हें अपलोड किया गया था बाद में उसी वेबसाइट से गायब हो गई। इन डिलीटेड फाइल्स में एक फोटोग्राफ भी शामिल थी जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे थे। एक नाम जो सालों से हेडलाइंस में है, एक केस जिसमें सिर्फ क्राइम नहीं पावर, पॉलिटिक्स और साइलेंस भी शामिल है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा आदमी जो डिकेड्स तक सिस्टम के अंदर घूमा और जब सच बाहर आने लगा तो फाइल्स ब्लैक हो गई, फोटोज गायब हो गए और सवाल और भी ज्यादा गहरे हो गए। ये सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, ये कहानी है पूरी एप्स्टीन फाइल्स की। एप्स्टीन फाइल्स को समझने के लिए हमें पहले जेफरी एप्स्टीन के बारे में जानना होगा। जेफरी का जन्म 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में होता है। जेफरी पढ़ाई में भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट था जिसके चलते वो अपनी ग्रेजुएशन 2 साल पहले ही कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद जेफरी ने डेल्टन स्कूल में एज ए फिजिक्स और मैथमेटिक्स टीचर के रूप में पढ़ाना शुरू किया। डेल्टन स्कूल अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल में से एक था और इसी स्कूल से जेफरी की क्राइम की स्टोरी शुरू भी होती है। इसी स्कूल में जेफरी की मुलाकात ग्रीन्सबर्ग से होती है। वो एक बियर स्टर्न्स नाम की कंपनी के सीईओ थे और साथ ही में वो वॉल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव भी थे। उन्होंने जेफरी को एज ए फाइनेंसर हायर किया और जेफरी ने अच्छा खासा पैसा अर्न करना शुरू कर दिया था। लेकिन जल्दी ही ग्रीन्सबर्ग और जेफरी अलग अलग रास्ते चली गए क्योंकि ग्रीन्सबर्ग को पता चल गया था कि जेफरी कंपनी के अंदर इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा है जो कि अनएथिकल प्रैक्टिस है। जेफरी को फायर कर दिया गया लेकिन उसके बाद उसकी मुलाकात होती है विक्टोरिया सीक्रेट के ओनर वैक्सनर से और वो भी जेफरी को एज ए फाइनेंसर हायर करते हैं और अपने सारे एसेट्स का कंट्रोल जेफरी को दे देते हैं जिनकी वर्थ 4.8 बिलियन डॉलर होती है। अब जेफरी उन एसेट्स को किसी भी तरह यूज कर सकते थे जिस वजह से उसकी नेटवर्थ काफी तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वो वैक्सनर का न्यूयॉर्क मैंशन भी अपने नाम करवा लेता है जिसकी वर्थ 78 मिलियन डॉलर थी और अब जेफरी विक्टोरिया सीक्रेट के साथ एसोसिएट हो चुका था एज ए हायरिंग एजेंट। कौन रैंप वॉक करेगा और कौन मैगजीन पे आएगा ये सब अब जेफरी के हाथों में था। अब वो मॉडल्स को हायर करने के लिए उन्हें अपने न्यूयॉर्क मैंशन पर बुलाने लगा। मारिया फार्मर जो जेफरी के मैंशन पर एक रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने बताया कि मैंशन पर स्कूल ड्रेसेस में लड़कियां आया करती थी जिनकी एज लगभग 13 से 16 या 17 के बीच में होती। लेकिन अभी तक जेफरी के किसी भी रॉयल या एलाइट ग्रुप में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं थे। फिर जेफरी की मुलाकात होती है ग्लेन मैक्सवेल से। मैक्सवेल इंग्लैंड की रॉयल और रिच फैमिली से आती थी। इनके फादर इंग्लैंड के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैक्सवेल बचपन से ही अपने फादर के साथ बहुत सी रॉयल और एलाइट ग्रुप्स के साथ पार्टीज में जाया करती थी जहां उनको काफी सोशल होने की वजह से जाना जाता था। मैक्सवेल के काफी बड़े रॉयल और एलाइट ग्रुप के साथ कॉन्टेक्ट थे जिस वजह से जेफरी के भी धीरे धीरे बड़े कॉन्टेक्ट होना शुरू हो गए। अब जेफरी के कॉन्टेक्ट होने के बाद भी उसके मेंशन में अंडर एज लड़कियों का आना बंद नहीं हुआ था और ये बात पब्लिक के सामने साल 2005 में तब आई जब एक 14 साल की लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसके साथ कुछ बुरा और बहुत डिस्टर्बिंग हुआ है। फिर उसके पेरेंट्स ने एक कंप्लेंट फाइल की जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ। उस लड़की को जेफरी के मेंशन पे मोलेस्ट किया गया था। लड़की ने बताया कि उसे 2 और लड़कियां वहां लेकर गई थी। फिर उन 2 लड़कियों से पूछा तो उनका भी सेम जवाब था, उन्हें भी कोई और 2 लड़कियां मेंशन लेकर गई थी। और इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि उस मेंशन के स्टाफ का काम यही होता था कैसे लड़कियों को अंदर लाना और कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करना है। लड़कियों को मसाज लेडी बोल के हायर किया जाता था लेकिन मोस्टली केसेस में उनकी एज सिर्फ 14 से 17 के आसपास होती थी। और इसके बाद जेफरी एप्स्टीन ने लोगों की आंखों से दूर बीच समुद्र में अपना एक पर्सनल आइलैंड खरीद लिया जिसका नाम पड़ा एप्स्टीन आइलैंड। अब उस आइलैंड पर क्या चलता था वो शेयर किया एक और विक्टिम वर्जिना रॉबर्ट ने। वर्जिना रॉबर्ट को मसाज लेडी के नाम पर हायर किया गया और धीरे धीरे वो जेफरी की पर्सनल एम्प्लॉय बन गई। वर्जिना ऑलमोस्ट हर जगह जेफरी के साथ ही ट्रैवल करती थी। फिर एक दिन जेफरी ने वर्जिना को बताया कि आज उनके साथ एक स्पेशल गेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं जिनका नाम था प्रिंस एंड्रयू एंड शी हैव टू डू व्हाटएवर द प्रिंस आस्क्स। फिर वर्जिना ने प्रिंस के साथ एक फोटो डिमांड की। दिस इज द पिक्चर। एक और विक्टिम ने ये बताया जेफरी ऐसी लड़कियों का एडवांटेज लेते थे जो होमलेस है, फाइनेंशियली अनस्टेबल है। काफी लंबे समय तक ये सब चलता रहा और बहुत सारे विक्टिम सामने आने लगे और जेफरी के खिलाफ 53 पेजेस की फेडरल इंडिक्टमेंट फाइल की गई जिसमें 40 टीनेज गर्ल्स के खिलाफ किए गए क्राइम्स थे। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जेफरी के मेंशन से हाई स्कूल गर्ल्स के रिपोर्ट कार्ड और उनके मोबाइल नंबर मिले। अब समय आ चुका था जेफरी के जेल जाने का।
बट यहाँ जेफरी अपनी पावर का मिसयूज करता है और खुद को कम से कम सजा दिलवाने में सफल हो जाता है। जेफरी को सिर्फ 18 मंथ की जेल होती है, जिसमें भी उनको सिर्फ 13 मंथ में रिलीज कर दिया गया। जेफरी के रिलीज होने के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी उससे दूर हो गई थी, क्योंकि वो खुद भी इन सब में शामिल थी, तो वो नहीं चाहती थी कि उसके खिलाफ भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो। अब जेफरी की इमेज एकदम खराब हो चुकी थी, इसलिए जेफरी अपनी इमेज अच्छी करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की पार्टी अटेंड करने लग जाते हैं। लेकिन जेफरी के खिलाफ FBI दोबारा केस रीओपन करती है, और जैसे ही जेफरी को ये पता चलता है वो न्यूयॉर्क छोड़कर फ्रांस चला जाता है। लेकिन FBI जेफरी की हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी, और एक दिन जब वो एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला होता है, ये बात FBI को पता लग जाती है, और FBI ने जेफरी को एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया और उसको 45 ईयर्स के लिए लाइफ सेंटेंस सुना दिया गया। जेफरी अपनी बेल के लिए $100 मिलियन ऑफर करता है, लेकिन इस बार वो रिजेक्ट हो जाता है। जेफरी को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो अपनी एंटायर $560 मिलियन की नेटवर्थ तक को ऑफर कर देता है, लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दी जाती है। इस बार जेफरी समझ चुका था समथिंग इज रॉन्ग। जेफरी ने अपनी एंटायर नेटवर्थ को द 1953 नाम के ट्रस्ट को दे दिया, और उस पर लगे सारे क्राइम्स भी कंफर्म हो चुके थे। जिस जेल में जेफरी को रखा गया था उसमें 18 वॉच गार्ड और 700 से ज्यादा कैदी थे, और जेफरी के साथ उसके सेल में एक और कैदी था। लेकिन एक रात उस कैदी के पास फोन मिलता है और उसको दूसरे सेल में डाल दिया जाता है, और वॉचमैन जिनकी ड्यूटी थी कि उनको हर कैदी को 30 मिनट में एक बार चेक करना है, लेकिन उस रात एक भी वॉचमैन चेक करने नहीं जाता है, और जो जेफरी के सेल में लगा कैमरा था वो भी उसी रात खराब हो जाता है। फिर सुबह 6 बजे जेफरी के सेल को खोला गया तो जेफरी मरा हुआ मिला। वैसे तो लोग कहते हैं ये एक सुसाइड था, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एक मर्डर था, क्योंकि अगर जेफरी जिंदा होता तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का भी इस स्कैंडल में नाम सामने आ सकता था। फिर आता है नवंबर 2025। कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, और फिर ट्रंप ने बिल साइन करके लॉ बनाया। ये एक्ट इस बात का ऑर्डर देता है कि गवर्नमेंट के पास जो भी एप्स्टीन और उसके गर्लफ्रेंड ग्लेन मैक्सवेल के सेक्स ट्रैफिकिंग केसेस से रिलेटेड अनक्लासिफाइड मटेरियल बचा हुआ है उसे पब्लिक किया जाए। हालांकि डॉक्यूमेंट्स का बड़ा हिस्सा हैवी रिडक्शन के साथ रिलीज किया गया, लेकिन फिर भी इन फाइल्स से कुछ नए फैक्ट सामने आए उन पावरफुल लोगों के बारे में जो कभी इस बदनाम फाइनेंसर के साथ जुड़े हुए थे। इस बार जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए उनमें से एक बहुत बड़ा और शॉकिंग कंफर्मेशन है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI को एप्स्टीन के क्राइम्स के बारे में उसके अरेस्ट होने से लगभग 10 साल पहले ही वार्निंग मिल चुकी थी। सितंबर 1996 में एप्स्टीन सर्वाइवर मारिया फार्मर ने FBI को कंप्लेंट दी थी कि ये बदनाम फाइनेंसर चाइल्ड सेक्स अब्यूज में इन्वॉल्व है। मारिया फार्मर का कहना था कि उस टाइम अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई प्रॉपर एक्शन ही नहीं लिया। जो डॉक्यूमेंट इस FBI कंप्लेंट से रिलेटेड है उसमें कंप्लेंट का नाम ब्लैंक यानी रिडेक्ट कर दिया गया है, लेकिन मारिया फार्मर ने खुद कंफर्म किया कि ये कंप्लेंट उन्हीं ने की थी। नए रिलीज हुए ग्रांड जूरी ट्रांसक्रिप्ट में FBI एजेंट भी शामिल हैं। इन एजेंट्स ने बताया कि उन्होंने लड़कियों और यंग वुमेन्स के इंटरव्यू लिए थे, जिन्होंने बताया कि उन्हें एप्स्टीन के लिए सेक्स एक्ट परफॉर्म करने के बदले पैसे दिए जाते थे। लोकल मीडिया के मुताबिक सबसे छोटी इंटरव्यूअर सिर्फ 14 ईयर्स की थी। एक वुमेन जो उस वक्त 21 ईयर ओल्ड की थी, उसने ग्रांड जूरी को बताया कि एप्स्टीन ने उसे 16 ईयर्स की एज में सेक्सुअल मसाज के लिए हायर किया। बाद में उसने और भी लड़कियों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। उसने कहा, हर लड़की जो मैं लाती थी उसके बदले मुझे $200 मिलते थे। ज्यादातर लड़कियां उसके हाई स्कूल की पहचान वाली ही थी। उसने ये भी बताया कि अगर कोई लड़की अंडर एज होती तो वो उसे बोलती थी बस एज के बारे में झूठ बोल देना और कह देना कि तुम 18 हो। ट्रंप लगभग एप्स्टीन फाइल्स में कहीं भी ज्यादा दिखते नहीं है। जो कुछ फोटोज में वो नजर आते हैं वो पिछले कई डिकेड से पहले ही पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट होती आ रही है। फ्राइडे को रिलीज हुए एक कोर्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये एलिगेशन है कि एप्स्टीन ने एक 14 ईयर की लड़की को फ्लोरिडा में ट्रंप के मार ए लागो रिसोर्ट ले जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप से इंट्रोड्यूस करवाया। डॉक्यूमेंट के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते वक्त एप्स्टीन ने ट्रंप को एल्बो मारा और उस टीनेजर की तरफ इशारा करके बोला, दिस इज ए गुड वन राइट। इस पर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। ऐसा 2020 के एक केस के डॉक्यूमेंट में लिखा है जो एप्स्टीन की स्टेट और मैक्सवेल के खिलाफ था, लेकिन उस कोर्ट फिलिंग में लड़की ने खुद ट्रंप के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एक्यूजेशन नहीं लगाए। मीडिया के कमेंट्स के जवाब में व्हाइट हाउस स्पोक्सवुमन एबिगेल जैक्सन ने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री की सबसे ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। हालांकि कई US लॉ मेकर ने व्हाइट हाउस पर भी गुस्सा जताया।
क्योंकि लॉ के अंडर जितने डॉक्यूमेंट्स रिलीज होने चाहिए थे उतने टाइम लिमिट के अंदर रिलीज नहीं किए गए हैं। रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना और थॉमस मैसी जिन्होंने मिलकर वो पेटिशन इंट्रोड्यूस की थी जिसकी वजह से एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ, दोनों ने पार्शियल रिलीज को सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से क्रिटिसाइज किया। सेनेट के डेमोक्रेटिक लीडर चुक शुमर ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर यह आरोप लगाया कि वो सच को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और उन्होंने फिर से कहा कि फ्राइडे की डेडलाइन तक सारे एप्स्टीन डॉक्यूमेंट रिलीज न करना सीधा एक लॉ तोड़ना है। इसी बीच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स फॉर्मर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन वाली फोटोज को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और करंट गवर्नमेंट को हिस्ट्री की सबसे ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बताने में लगे हुए हैं। ये स्कैंडल इतना बड़ा था, इसमें 90,000 से ज्यादा इमेज कलेक्ट की गई और अभी भी फुल एप्स्टीन फाइल रिलीज नहीं की गई है, जबकि इसकी रिलीज करने की डेडलाइन भी जा चुकी है। और फ्राइडे को पब्लिश हुए हजारों डॉक्यूमेंट्स में से करीब 500 से ज्यादा पेजेस पूरी तरह से रिडेक्ट यानी पूरी तरह ब्लैक कर दिए गए हैं। एक 119 पेज का डॉक्यूमेंट जिसका लेबल ग्रैंड जूरी एनवाई है पूरी तरह ब्लैकड आउट है। इसके अलावा 3 लगातार डॉक्यूमेंट्स जो मिलकर 255 पेजेस के हैं वो भी हर पेज पर कम्प्लीटली ब्लैक किए गए हैं। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के पीछे जो कैंपेनर्स हैं उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ये समझने के लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एप्स्टीन जैसा सेक्स ऑफेंडर इतने सालों तक सीरियस फेडरल चार्जेस लगने के बाद भी कैसे बचा रहा। इस स्कैंडल का पूरा सजना तो आपको पता ना मुझे पता, इसके पीछे किन किन बड़े लोगों का हाथ था वो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है।